तो बच्चों आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं परमाणु संरचना का नया लेक्चर। और इस लेक्चर में बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं, देखिए पिछली क्लास में हमने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को समाप्त किया था। आज वाली क्लास में हम बच्चों परमाणु का क्वांटम मॉडल, परमाणु संरचना का क्वांटम मॉडल पढ़ने वाले बेटा। ठीक है, तो हमने पिछली क्लास में जो पढ़ा था हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, उसके कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं और उससे आगे हम आज जंप कर जाएंगे परमाणु के क्वांटम मॉडल पे। ठीक है, चलो तो पहले हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आज का, देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में यदि इलेक्ट्रॉन बहुपदों में, एक से ज्यादा पदों में संक्रमण करता है तो कक्षा 7 से 1 में जाने पर स्पेक्ट्रम रेखाओं की संख्या ज्ञात करनी है। चलिए, स्पेक्ट्रम रेखाओं की संख्या, ये क्या हो जाएगा, N2 माइनस N1, N2 माइनस N1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, N2 का मतलब होता है बड़ी कक्षा। बड़ी कक्षा कौन सी है, उच्च ऊर्जा वाली 7, और ये N1, इसको आप लिखेंगे N2, इसको आप लिखेंगे N1। 7 में से 1 को माइनस कर दो, यहाँ पे भी 7 में से 1 को माइनस कर दो, प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। बस अब देख लो क्या आ रहा आंसर। 7 में से 1 गया तो 6, 6 इंटू 6 प्लस 1, 7 डिवाइडेड बाय 2, 21। रेखाओं की संख्या कितनी आ जाएगी, 21। इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है। चलो क्वेश्चन नंबर 2, इसमें आपको मैं एक क्वेश्चन होमवर्क में भी दूंगा, आप उसको करके लाएंगे। ठीक है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में यदि इलेक्ट्रॉन बहुपदों में संक्रमण करता है तो दूसरी कक्षा N2 से N1 में इलेक्ट्रॉन जब आएगा तो स्पेक्ट्रम में रेखाओं की संख्या। चलो तो N2 माइनस N1, N2 माइनस N1 प्लस 1 डिवाइड बाय 2। N2 कितना, 6, 6 में से 2 गए, 6 में से 2 गए प्लस 1, 6, 4, 4 प्लस 1, 5, 2, ये आ जाएगा बेटा 10। कितना आएगा, 10। चले एक क्वेश्चन और है, बट ये मैं चाहता हूं कि आप खुद ट्राई करें। चलो ये आपको मैं होमवर्क में दे रहा हूं, ठीक है, आप इस क्वेश्चन को देख लो। चलिए कर लिया, देख लिया होगा आपने। ठीक, कुछ लोगों ने ट्राई भी किया होगा। आपको बोला है कि किसी उत्तेजित अवस्था से इलेक्ट्रॉन मूल अवस्था में आता है और ऐसा करने पर उसको परावैंगनी क्षेत्र, यूवी क्षेत्र में 5 रेखाएं प्राप्त होती हैं। ठीक है, तो आपको बताना है कि अवरक्त क्षेत्र में यह संक्रमण कितनी रेखाएं देगा। तो एक बार ट्राई करना, अगली क्लास में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं बच्चों आज के नए टॉपिक पे, और वो नया टॉपिक है परमाणु का तरंग यांत्रिकी मॉडल। क्वांटम मॉडल बोलते हैं जिसको, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल है ना, वे मैकेनिकल मॉडल। ठीक है, चलिए तो इसमें हमको 2 टॉपिक पढ़ने बेटा। एक तो डी ब्रोगली की अवधारणा पढ़नी, द्रव्य का द्वैत प्रकृति, और दूसरा हमको पढ़ना है बेटा हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत। ये 2 टॉपिक हमको कवर करने हैं। चलिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे बच्चों डी ब्रोगली की अवधारणा। डी ब्रोगली की अवधारणा क्या है, हम इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, सुनना है बेटा ध्यान से। ठीक है, देखो अभी तक हमने क्या समझा है कि प्रकाश, अब आपको लग रहा होगा सर ये सब तो आप लिख करके लाए हो, ये क्या, ये वो सब समझा रहा हूं। अभी सब समझाऊंगा, एक एक लाइन आपको समझाऊंगा। ठीक है, देखो बेटा अभी तक हमने क्या पढ़ा,
प्रकाश दो प्रकार की प्रकृति प्रदर्शित करता है। क्या हमने ये बात पढ़ी है या नहीं पढ़ी है कि प्रकाश जो होता है वो दो प्रकार की प्रकृति प्रदर्शित करता है। अलग अलग प्रयोगों से हमने ये बात पढ़ रखी। एक तो हमने प्रकाश की विद्युत चुंबकीय तरंग प्रकृति के बारे में पढ़ा है। प्रकाश जो है बेटा एक तो विद्युत चुंबकीय तरंग प्रकृति, तरंग के रूप में अस्तित्व में होता है, और एक मैंने आपको बच्चों प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत पढ़ाया था, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि प्रकाश कणीय प्रकृति के रूप में भी पाया जाता है। प्रकाश की दो प्रकृति, तरंग प्रकृति और दूसरा कणीय प्रकृति, ये दोनों प्रकृति के बारे में हमने पिछली क्लासेस में बातें की थी। मतलब कि प्लांक का क्वांटम सिद्धांत ये बताता है कि प्रकाश की कणीय प्रकृति, और मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत से हम साबित करते हैं कि भैया तरंग प्रकृति। उसमें फिर उसको सपोर्ट करने के लिए व्यतिकरण और विवर्तन जैसे प्रयोग भी थे। ठीक है, तो फ्रांसीसी वैज्ञानिक लुइस डी ब्रोगली ने 1924 में बेटा ये सुझाव दिया कि प्रकाश जो होता है बेटा, इसकी प्रकृति जो होती है वो कणीय प्रकृति के साथ साथ इसकी तरंगी प्रकृति भी होती है। कणीय प्रकृति के साथ साथ इसकी तरंगी प्रकृति भी होती है। ये दोहरा व्यवहार प्रदर्शित करता है। कैसा व्यवहार प्रदर्शित करता है बेटा? ये दोहरा व्यवहार प्रदर्शित करता है, दो तरह का व्यवहार प्रदर्शित करता है। मतलब कि अगर आप प्रकाश की बात करें तो प्रकाश तरंग के रूप में भी पृथ्वी पर आता है और प्रकाश की कणीय प्रकृति भी अस्तित्व में होती है। और इन दोनों प्रकृति को साबित करने के लिए डी ब्रोगली ने एक समीकरण दी थी। उस समीकरण को इस रूप में लिखा जाता है लैम्बडा बराबर h/p। यहाँ पर लैम्बडा जो है, ये लैम्बडा आपको तरंग दैर्ध्य के बारे में जानकारी देता है, और ये p जो है ये आपको संवेग के बारे में जानकारी देता है। किसके बारे में बेटा? संवेग। तरंग दैर्ध्य से आप कौन सी प्रकृति के बारे में जानकारी निकालते हैं? तरंग दैर्ध्य से आप प्रकाश की तरंग प्रकृति के बारे में जानकारी निकाल सकते हैं, और संवेग से आप प्रकाश की कणीय प्रकृति के बारे में जानकारी निकाल सकते हैं। तो प्रकाश दो प्रकार से अस्तित्व में होता है। प्रकाश की दो प्रकार की प्रकृति होती है, एक कणीय और एक तरंगीय। जो तरंगी प्रकृति है उसकी तरंग दैर्ध्य होती है। तरंगी प्रकृति तो वो किससे साबित होगा? तरंग दैर्ध्य से। और अगर उसकी कणीय प्रकृति तो ये साबित होता है बेटा संवेग से। संवेग अगर है किसी प्रकाश की किरण का संवेग मतलब कि कणीय प्रकृति, फोटोन का संवेग होता है, और लैम्बडा तरंग दैर्ध्य मतलब कि तरंग प्रकृति। तो ये समीकरण आपको दो व्यवहार को प्रदर्शित करेगी। ये समीकरण किसी प्रकाश के लिए आपको तरंगी प्रकृति को भी प्रदर्शित करेगी, और ये समीकरण प्रकाश की कणीय प्रकृति को भी प्रदर्शित करेगी। अब इस समीकरण से आप क्या लिख सकते हो? यदि मैंने कहीं लिखा लैम्बडा बराबर h/p, तो संवेग को हम क्या लिखते हैं? संवेग बराबर होता है m इंटू v, p बराबर m इंटू v, ये लिखते हो। तो आप p की जगह क्या लिख लोगे? p की जगह h/m इंटू v, ये आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो यहाँ पे यही बात लिखी हुई है कि ये जो लैम्बडा है वो संवेग के व्युत्क्रमानुपाती है। ये लैम्बडा किसके व्युत्क्रमानुपाती है? संवेग के व्युत्क्रमानुपाती। तो इस समीकरण से आप क्या लिखोगे? इस समीकरण से आप लिखोगे लैम्बडा जो है ये लैम्बडा संवेग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है बेटा? संवेग के व्युत्क्रमानुपाती। तरंग दैर्ध्य संवेग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है, चलिए h का मतलब क्या है? h का मतलब यहाँ पे प्लांक स्थिरांक है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। p का मतलब हो जाएगा इलेक्ट्रॉन या फोटोन, जो भी उसका संवेग हो जाएगा। चलिए यहाँ पे संवेग बराबर आप क्या लिख सकते हो? मास इंटू वेलोसिटी। लैम्बडा बराबर h/m इंटू v, ये फॉर्मूला हो जाएगा बेटा। यही फॉर्मूला मैंने यहाँ पर लिख रखा है, देखो सेम फॉर्मूला है। ठीक है, इस फॉर्मूले से आप क्या लिख सकते हो? लैम्बडा जो है वो p के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, चल अब बोर के सिद्धांत और डी ब्रोगली की अवधारणा में किस तरह से इंटर रिलेशन है, इनमें अंतर संबंध किस प्रकार से, वो हम देखेंगे।
तो डी ब्रोगली के अनुसार नाभिक के चारों ओर घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन जो होगा उसकी प्रकृति नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में बहती हुई तरंग के समान होती है। डी ब्रोगली का सिद्धांत और बोर का सिद्धांत बच्चों दोनों एक दूसरे से अंतर संबंधित थे। मैंने आपसे ये बात बोली थी कि बोर जो था वो डी ब्रोगली के सिद्धांत की व्याख्या नहीं कर सका और बाद में हमने डी ब्रोगली के सिद्धांत और बोर के सिद्धांत दोनों को इंटर रिलेटेड करके एक इक्वेशन नहीं निकाली। वो इक्वेशन क्या है मैं अभी आपको बताने वाला हूं। तो बच्चों आपने बोर के सिद्धांत में एक समीकरण पढ़ी होगी MBR बराबर NH/2π। ये समीकरण हमने कहां से पढ़ी है? बोर की थ्योरी से। बोर की थ्योरी से हमने ये समीकरण पढ़ी है। अभी आप यहां देखने वाले हैं कि मैं बोर के सिद्धांत को डी ब्रोगली के सिद्धांत से जोड़ने वाला हूं। बोर के सिद्धांत से हम किसको जोड़ने वाले हैं? डी ब्रोगली के सिद्धांत से जोड़ने वाले। देखिए तो बोर की थ्योरी जो है वो ये है, उसमें हमने ये पढ़ रखा है। बोर की थ्योरी में हमने ये पढ़ रखा है। चलिए बहुत अच्छी बात है। अगर मैं इसको थोड़ा व्यवस्थित करूं 2π का गुणा अगर r में करूं तो 2πr बराबर NH बटा MV नीचे आ जाएगा MV ये आ जाएगा। अच्छा लैम्बडा बराबर क्या होता है? H/MV। ये कौन सा सिद्धांत से हम बोलते हैं? डी ब्रोगली। डी ब्रोगली के सिद्धांत से हम क्या बोलते हैं? ये लैम्बडा बराबर H/MV। लैम्बडा बराबर H/MV ये किससे आता है? डी ब्रोगली के सिद्धांत से। इसका मतलब यहां पे मैं H/MV की जगह क्या लिख सकता हूं? लैम्बडा लिख सकता हूं। तो इस तरीके से हम डी ब्रोगली के सिद्धांत को बोर के सिद्धांत के साथ शामिल करके एक नई समीकरण निकाल सकते हो और ये समीकरण बताएगी कि आपका जो इलेक्ट्रॉन किसी कक्षा में चक्कर लगा रहा है ना वो बहते हुए तरंग के समान चक्कर लगाता है। किसके समान चक्कर लगाता है? बहते हुए तरंग के समान चक्कर लगाता है। कैसे? तो देखिए यहाँ पे n का मतलब क्या है? n का मतलब 1 2 3 4 कोई भी पूर्णांक संख्या आप ले सकते हैं। 2πr क्या है? 2πr का मतलब है जिस कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है उस कक्षा की परिधि, कक्षा की सरकमफेरेंस, परिधि। ये कक्षा की क्या है? परिधि। लैम्बडा क्या है? चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉन की तरंगदैर्घ्य, गतिशील इलेक्ट्रॉन की तरंगदैर्घ्य। चलिए तो अभी हम इसको साबित करने वाले, इसको अभी हम देखने वाले क्या मतलब इसका। मान लो अगर आप नाभिक के चारों ओर पहली कक्षा की बात करते हो, मान लीजिए नाभिक के चारों ओर हम बात करते हैं पहली कक्षा की, ठीक है। तो पहली कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन गतिशील होगा, ठीक है, पहली कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन गतिशील होगा उसकी तरंग बच्चों कुछ इस तरह से दिखाई देगी। मैं आपको बताता हूँ, एक सेकंड, इसको मैं सही बना लेता हूँ, एक गड़बड़ बन गया है। चलो ये पहली कक्षा, ठीक है। तो देखो 2πr जो होता है वो लैम्बडा के पूर्णांक गुणज के बराबर होता है। अगर लैम्बडा का मान एक लैम्बडा है, मतलब कि एक तरंग दैर्घ्य है परिधि के बराबर, तो पहली कक्षा हो जाएगी। अगर कक्षा की संख्या दूसरी है तो वहां पे परिधि के बराबर क्या हो जाएगी? 2 तरंगे हो जाएंगी। अगर कक्षा की संख्या तीसरी है तो वहां पे परिधि के बराबर क्या हो जाएंगी? 3 लैम्बडा हो जाएंगी, 3 तरंगे हो जाएंगी। यदि कक्षा की संख्या 4 है, यदि कक्षा की संख्या 4 है तो वहां पे परिधि के बराबर की दूरी की तरंग दैर्घ्य 4 हो जाएंगी। अगर कक्षा की संख्या 5 है तो वहां पे परिधि के बराबर दूरी की 5 तरंगे हो जाएंगी। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने n बराबर 3 लिखा। अगर मैं n बराबर 3 लिखूंगा तो परिधि की दूरी में कितनी तरंगे उपस्थित होंगी बेटा? 3 तरंगे उपस्थित होंगी। मान लो यहां से आपने स्टार्ट किया, ये पहली तरंग, ये दूसरी तरंग, ये तीसरी तरंग। तो देखो यहाँ पे, ये देखो यहां से स्टार्ट किया, ये पूरा यहां तक ये पहली तरंग, फिर यहां से नीचे गए ये दूसरी तरंग, और फिर यहां से यहां तक आए ये तीसरी तरंग। 3 तरंगे।
कक्षा की संख्या जो होगी उस कक्षा में उपस्थित तरंगों की संख्या भी उस परिधि के दूरी के बराबर, मतलब परिधि की दूरी जो, मतलब परिधि जो होगी, परिधि की जितनी लंबाई होगी, परिधि जितनी होगी, परिधि की लंबाई ना बोल करके हम सही शब्द में बोले परिधि जितनी होगी, परिधि का मान उस विशेष कक्षा में उपस्थित तरंग दैर्ध्य के पूर्णांक गुणज के बराबर होगा। मान लो अगर पहली कक्षा की बात करें तो पहली कक्षा की परिधि एक तरंग दैर्ध्य के बराबर होगी, दूसरी कक्षा की परिधि 2 तरंग दैर्ध्य के बराबर होगी, तीसरी कक्षा की परिधि 3 तरंग दैर्ध्य के बराबर होगी, चौथी कक्षा की परिधि जो है वो 4 तरंग दैर्ध्य के बराबर होगी, तीसरी कक्षा की परिधि है तो ये 3 तरंगों के बराबर होगी। मान लो कहीं n बराबर आप लिखते हो 4, चौथी कक्षा अगर आपने बनाई है तो चौथी कक्षा में ये पहली तरंग, ये दूसरी तरंग, ये तीसरी तरंग, 4 तरंगे होंगी बेटा। कितनी? 4 तरंगे। तो यहाँ पे 4 तरंगे उपस्थित होंगी। तो ये पहली तरंग, ये दूसरी तरंग, तीसरी तरंग, चौथी तरंग। तो अगर कक्षा का मान 4 है तो इसकी जो परिधि होगी वो 4 तरंग दैर्ध्य के बराबर होगी। यदि कक्षा का मान 4 है तो परिधि जो होगी वो 4 तरंग दैर्ध्य के बराबर होगी। अगर कक्षा का मान 2 है तो परिधि जो होगी उसकी वो 2 तरंग दैर्ध्य के बराबर होगी। ठीक है। अगर कक्षा का मान 5 है तो पांचवी कक्षा की जो परिधि होगी वो 1, 2, 3, 4, 5 तरंग दैर्ध्य के बराबर होगी। तो ये ध्यान रखना है बेटा। चलिए अब आते हैं हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत पे। जैसे आपका बोहर का सिद्धांत, बोहर का परमाणु मॉडल पढ़ा, उसके बाद हमने डी ब्रोगली के सिद्धांत की बात की, वैसे ही हाइजेनबर्ग का सिद्धांत भी डी ब्रोगली से प्रेरित होकर के निकल करके आया। बोहर के सिद्धांत के अनुसार इलेक्ट्रॉन एक द्रव्य कण है तथा इसकी स्थिति और संवेग दोनों को यथार्थता से हम ज्ञात कर सकते हैं। बोहर ने बच्चों ये बोला था कि भैया इलेक्ट्रॉन जिस कक्षा में है ना, उस कक्षा के अंदर में इलेक्ट्रॉन की स्थिति, मतलब जिस कक्षा में इलेक्ट्रॉन है उस कक्षा में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी तो बता ही रहा हूं, और साथ ही साथ मैं ये भी बता रहा हूं कि बच्चा इलेक्ट्रॉन किस कक्षा में, स्थिति के बारे में भी बता रहा हूं। तो बोहर सिद्धांत के अनुसार आप इलेक्ट्रॉन की स्थिति और उसकी वेलोसिटी दोनों का एक साथ सही समय पर यथार्थता से मापन आप कर पा रहे हो। हाइजेनबर्ग बोलता है कि नहीं, ऐसा संभव नहीं है। हाइजेनबर्ग ने बोला कि बोहर ने जो बात बोली थी, बोहर के मॉडल के अनुसार आप त्रिज्या का मान भी ज्ञात कर सकते हो। त्रिज्या मतलब की स्थिति, इलेक्ट्रॉन जिस कक्षा में उस कक्षा के त्रिज्या निकाल सकते हो, मतलब इलेक्ट्रॉन की स्थिति के लिए आप निश्चित हो बोहर के अनुसार, और आप इलेक्ट्रॉन जिस कक्षा में उसकी आप वेलोसिटी भी निकाल करके दे रहे हो। वेलोसिटी का फॉर्मूला देखा था ना, मतलब त्रिज्या का फॉर्मूला हमने क्या देखा था बोहर मॉडल में, 0.529 इंटू एन स्क्वायर बटा जेड एंगस्ट्रॉम, और वेलोसिटी का फॉर्मूला हमने क्या देखा था 2.18 इंटू 10 की पावर 6 इंटू जेड बाई एन मीटर प्रति सेकंड। तो हमने बच्चों बोहर मॉडल में ये सीखा कि बोहर मॉडल के अनुसार किसी भी गतिशील इलेक्ट्रॉन की हम त्रिज्या मतलब की स्थिति और उस कक्षा में इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी हम दोनों के बारे में एक साथ एक समय पर यथार्थता से मापन कर सकते हैं। ये हमने कहाँ पढ़ा था, बोहर के मॉडल में। लेकिन हाइजेनबर्ग बोलता है कि नहीं, ऐसा संभव नहीं है। आप किसी भी गतिशील सूक्ष्म कण के लिए, जैसे इलेक्ट्रॉन के लिए, जैसे प्रोटॉन के लिए, एक साथ एक ही समय पर 100% यथार्थता के साथ वेलोसिटी और त्रिज्या, या आप ये बोल दो वेलोसिटी है तो संवेग भी, संवेग या त्रिज्या मतलब की स्थिति, तो आप किसी भी सूक्ष्म गतिशील कण के लिए, सूक्ष्म गतिशील कण मतलब कि इलेक्ट्रॉन, तो हाइजेनबर्ग के अनुसार किसी भी सूक्ष्म गतिशील कण के लिए जैसे इलेक्ट्रॉन के लिए एक साथ एक ही समय पर आप स्थिति और संवेग का यथार्थता से मापन नहीं कर सकते। यही बात किसके बारे में, यही बात किसमें बोली गई, हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत में। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है,
डी ब्रोगली के अनुसार जब इलेक्ट्रॉन तरंग की तरह व्यवहार प्रदर्शित करता है तो किसी दिए गए क्षण पर किसी इलेक्ट्रॉन की एक ही समय में यथार्थ स्थिति और वेग को निर्धारण कर पाना असंभव है। बिल्कुल सही बात है बेटा, क्योंकि तरंग त्रिविम के किसी भाग में विस्तृत होती है। अब देखो, एक बात तो ये सही तय है कि डी ब्रोगली ने अपनी थ्योरी में द्रव्य की कणीय प्रकृति भी बताई, उस द्रव्य की तरंग प्रकृति बताई। आप मुझे बताओ, यदि कोई कण तरंग प्रकृति में अस्तित्व में होगा तो क्या आप उसकी स्थिति को सही तरह से मापन कर सकोगे? मान लो कोई कण इस तरह से, मान लो कोई ऐसा तरंग नुमा प्रकृति में अस्तित्व में, कभी तो वो यहाँ होगा, कभी यहाँ होगा, कभी यहाँ होगा। तरंग ऊपर नीचे मतलब कि उसकी स्थिति बार बार बदलती रहेगी, आप उसकी स्थिति के लिए निश्चित नहीं हो। तो हाइजेनबर्ग ने यही बोला था कि डी ब्रोगली के सिद्धांत के अनुसार हमको ये पता चल चुका है कि कण की गतिशील द्रव्य की कणीय प्रकृति होती है तो तरंगी भी होती है, और अगर तरंग प्रकृति अस्तित्व में है तो हम उसकी संवेग और स्थिति दोनों का सही तरीके से एक साथ एक समय पर मापन नहीं कर सकते। तो ऐसी कंडीशन में क्या करना है? ऐसी कंडीशन में हाइजेनबर्ग ने समीकरण दी कि स्थिति में अनिश्चितता और संवेग में अनिश्चितता का जो गुणनफल है वो h/4π के बराबर या उससे ज्यादा होना चाहिए। तो ये हाइजेनबर्ग की जो समीकरण है वो हाइजेनबर्ग के स्टेटमेंट से निकल करके आई। हाइजेनबर्ग का स्टेटमेंट था किसी भी गतिशील सूक्ष्म कण की स्थिति तथा संवेग दोनों का एक साथ एक ही समय पर यथार्थता से मापन करना संभव नहीं है। मतलब कि आप अगर स्थिति को 100% सही तरीके से मापने जाओगे तो संवेग में त्रुटि बढ़ जाएगी, और अगर आप संवेग को 100% सही तरीके से मापने जाओगे तो स्थिति में त्रुटि बढ़ जाएगी। यहाँ पे डेल्टा एक्स का मतलब है स्थिति में अनिश्चितता। अनिश्चितता को हम बोलते हैं बच्चों त्रुटि। क्या बोलते हैं? त्रुटि। और डेल्टा पी का मतलब है संवेग में अनिश्चितता। अनिश्चितता को हम बोलते हैं त्रुटि, गलती। ठीक है। एच यहाँ पे क्या है? एच यहाँ पे है प्लांक स्थिरांक, प्लांक कांस्टेंट। इसका मान होता है 6.62 इंटू 10 की घात माइनस 34 जूल इंटू सेकंड। ठीक है। तो ये बात यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा, इसको हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी। हम यहाँ पे डेल्टा टी का गुणा और डेल्टा टी का भाग लगा देते हैं। इससे कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, इससे कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। डेल्टा टी का गुणा डेल्टा टी का भाग। डेल्टा टी का मतलब है समय में परिवर्तन, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलो, अब मैं यहाँ पे क्या लिखता हूं? संवेग में समय के साथ होने वाले परिवर्तन क्या लिख सकता हूं? डेल्टा पी बटा डेल्टा टी को मैं क्या लिख सकता हूं? फोर्स लिख सकता हूं। समय के साथ संवेग में अगर परिवर्तन हो, संवेग में समय के साथ होने वाले परिवर्तन को हम फोर्स लिख सकते हैं। तो हम डेल्टा एक्स इंटू एफ लिख सकते हैं, फोर्स इंटू डेल्टा टी h/4π, ये हम लिख सकते हैं।
ये आ जाएगा बेटा हमारे पास एक नया फॉर्मूला। हमारे पास दो फॉर्मूले हैं, ये पहला फॉर्मूला, ये है दूसरा फॉर्मूला। यहाँ पे दो फॉर्मूले बेटा, पहला और दूसरा, दो फॉर्मूले। ये दोनों फॉर्मूले हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत को संतुष्ट करते हैं। ये भी हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत में आता है, ये भी हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत में आता है। डेल्टा ई का मतलब ऊर्जा के मान में अनिश्चितता। ऊर्जा में अनिश्चितता, ठीक है। चले, तो अब मैं आपको कुछ गोल्डन की पॉइंट्स बताने वाला हूं। भाई हमने दो थ्योरी पढ़ ली, एक डी ब्रोगली का सिद्धांत पढ़ लिया और दूसरा हमने बेटा हाइजेनबर्ग का सिद्धांत पढ़ लिया। इन दोनों से जो की पॉइंट्स है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, वो क्या क्या निकल करके आते हैं, चलो हम देखते हैं। देखिए मैं यहाँ पे समझाऊंगा आपको, इधर देखना है बेटा, ठीक है। लैम्बडा बराबर क्या होता है, एच अपॉन पी, एच अपॉन एम बी। यहाँ पे नहीं देखना आपको, आपको यहाँ देखना है, ठीक है। मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ, ये पूरा का पूरा मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ, ठीक है। ये लिख सकते हैं। चलिए अब मुझे ये बताइए, आप लोग 1/2 mv² को मैं काइनेटिक एनर्जी लिख सकता हूं। किसी भी गतिशील कण के लिए अगर गतिज ऊर्जा निकालनी तो मैं ऐसे लिख सकता हूं। यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, mv² बराबर 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी, ऐसा मैं लिख सकता हूं ना। अब मैं दोनों तरफ m का गुणा कर सकता हूं, यहां पे भी m का गुणा कर दूं और यहां पे भी मैं m का गुणा कर दूं, ऐसे लिख सकता हूं m² v²। और यहां पे मैं m v की जगह क्या लिख सकता हूं, √2m काइनेटिक एनर्जी, ऐसा लिख सकता हूं। mv की जगह मैं लिख सकता हूं, मतलब कि ये जो फॉर्मूला है बेटा h अपन √2m काइनेटिक एनर्जी, ऐसा लिख सकता हूं। मतलब कि आप देखो, आपका ये जो फॉर्मूला है वो ऐसे भी लिखा जा सकता है। किसी गतिशील कण के लिए ये फॉर्मूला ऐसा भी लिखा जा सकता है। तो देखो लैम्बडा बराबर h अपॉन √2m काइनेटिक एनर्जी, वैसे भी आ जाएगा। तो लैम्बडा बराबर h अपॉन mv को हम ऐसा भी लिख सकते हैं। क्लियर? देखो क्या लिखा हुआ, काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2, काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 mv², ठीक है। मैंने यहाँ पे भी मास का मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे भी 2 का गुणा इसमें कर दो, ये आंसर आ जाएगा। जो यहाँ पे किया वही आपको यहाँ पे करना है, ठीक है। चलो इसका मतलब ये भी फॉर्मूला सही है। चलो एक काम और हम कर सकते हैं, हम एक काम यहाँ पे और कर सकते हैं। आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि कोई भी गतिशील कण होता है, गतिशील, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा यदि गतिशील कण विभवांतर से त्वरित किया जाए, कोई भी गतिशील आवेशित कण ना, कोई भी q आवेश का, आपने बच्चों फिजिक्स में पढ़ा होगा, कोई भी q आवेश का गतिशील आवेशित कण विभवांतर से त्वरित किया जाए तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी q इंटू वी हो जाएगी। आप लोगों ने फिजिक्स में फॉर्मूला पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा तो बेटा ध्यान रखना, ठीक है, कोई बात नहीं। अगर पढ़ा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ा तो ध्यान रखना। आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि किसी भी q आवेश वाले गतिशील कण की अगर मुझे गतिज ऊर्जा निकालनी है, यदि कोई भी q आवेश वाला गतिशील कण विभवांतर से अगर त्वरित किया गया है तो उसकी ऊर्जा जो होती है बेटा वो q इंटू वी से निकलती है। तो आप यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी की जगह क्या लिख सकते हो, Q इंटू कैपिटल V लिख सकते हो। यहाँ पे V क्या है, V मतलब कि विभव, क्या है बेटा, विभव। आप ये फॉर्मूला भी इस्तेमाल कर सकते हो। मतलब कि हमारे पास कितने फॉर्मूले हो गए, देखो लैम्बडा बराबर h अपॉन mv, h अपॉन p, h अपॉन √2m काइनेटिक एनर्जी, h अपॉन √2mqv। ये सारे फॉर्मूले आप उपयोग
उपयोग में ले सकते हो। ठीक है, तो सारे फॉर्मूला आप उपयोग में ले सकते हो। देखो ये फॉर्मूला आ गया, ये पहला फॉर्मूला, ये दूसरा, ये रहा। ठीक है, Q इंटू वी, ये फॉर्मूला, ये 2mQV ये लिख सकते हो। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अच्छा, इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति का प्रायोगिक सत्यापन किसने किया? डेविसन जर्मन ने किया। आपने दो एक्सपेरिमेंट सुने होंगे, व्यतिकरण और विवर्तन वाले। व्यतिकरण और विवर्तन वाले जो एक्सपेरिमेंट है वो इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति के बारे में बेटा जानकारी देते हैं, है ना। सूक्ष्म, ये सूक्ष्म डी ब्रोगली की अवधारणा जो है वो सूक्ष्म और सूक्ष्मतम पदार्थों पर लागू होती है, स्थूल पदार्थों पर लागू नहीं होती। स्थूल मतलब कि बड़े आकार के पदार्थ, बड़े आकार के पदार्थों के लिए ये लागू नहीं होता, तो ये ध्यान रखना बेटा। ठीक है, चलो अब आते हैं कुछ क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन नंबर 1 देखो यहाँ पे। अब आते हैं हम कुछ क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन नंबर 1 देखो बेटा, यदि एक कण का द्रव्यमान 1 मिलीग्राम दे रखा है, कण का द्रव्यमान कितना दे रखा है? 1 मिलीग्राम। इसका वेलोसिटी दे रखा है 4.5 इंटू 10⁵ सेंटीमीटर पर सेकंड। तो हमें बताना है कि इस कण की तरंग दैर्ध्य क्या होगी, कण की लैम्बडा क्या होगी। हमें बताना है कि इस कण की लैम्बडा क्या होगी। चलो, तो डी ब्रोगली यहां पे कॉन्सेप्ट क्या लगेगा बेटा? कोई बताएगा? कोई मुझे बताएगा? किसी कण का द्रव्यमान दे रखा है, वेलोसिटी दे रखा है, तो तरंग दैर्ध्य किस सिद्धांत से निकलेगी? कोई बताएगा? हाइजेनबर्ग या डी ब्रोगली? डी ब्रोगली के सिद्धांत से। यदि आपको द्रव्यमान दे रखा है, वेलोसिटी दे रखी है और तरंग दैर्ध्य निकालनी है, तो लैम्बडा बराबर h/mv से निकलेगा। चलो, h का मतलब प्लांक स्थिरांक 6.62 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकंड। चलो, द्रव्यमान किलोग्राम में लाना पड़ेगा एसआई पद्धति में। ये तो मिलीग्राम है, मिलीग्राम का मतलब होता है 10⁻³ ग्राम, और ये 10 अभी भी एक ग्राम में, केजी में लाना पड़ेगा, 10⁻⁻6 केजी, 10⁻⁻6 केजी। तो यहाँ पे हो जाएगा 10⁻⁻6 केजी इंटू वेलोसिटी। वेलोसिटी कैसे आएगी? मीटर में। एसआई पद्धति मतलब कि मीटर में 4.5 इंटू 10⁵5 इंटू 10⁻⁻² मीटर प्रति सेकंड, ये मीटर में आ गई। तो 4.5 इंटू 10⁻³ मीटर प्रति सेकंड, ऊपर है जूल इंटू सेकंड, और द्रव्यमान किसमें? द्रव्यमान केजी में। ठीक है, बस इसको आप सॉल्व कर लो, आपका आंसर मीटर में आएगा। आपका आंसर यहाँ पे लैम्बडा का किस में आएगा? मीटर में। मीटर में जो आंसर है उसको आप सेंटीमीटर में बदल देना, आपका आंसर फाइनली आ जाएगा। ठीक है, आपका आंसर बनना चाहिए सेकंड आंसर आना चाहिए आपका। ठीक है, इसको जब सॉल्व करोगे तो ये आंसर बनेगा 1.4722 इंटू 10⁻31 मीटर। मीटर में ये आएगा बेटा, मीटर में ये, तो सेंटीमीटर में वो आ जाएगा। मैं फिर से बता रहा हूं, डी ब्रोगली का सिद्धांत यहाँ पे लगाना है। क्यों? क्योंकि द्रव्यमान और वेलोसिटी दे रखी है, लैम्बडा ज्ञात करना है। लैम्बडा ज्ञात करना है बेटा। लैम्बडा बराबर होता है h/mv। h का मान ये दे रखा है, द्रव्यमान हमको किलोग्राम में लेना होगा। क्यों? क्योंकि ये कौन सी पद्धति में इकाई रख रखी है? एसआई पद्धति। अगर ये वाली इकाई एसआई वाली है तो ग्राम, ये जो द्रव्यमान होगा ये भी ऐसा यूनिट में लेना पड़ेगा। 1 मिलीग्राम बराबर 10⁻⁻6 केजी, 10⁻⁻6 केजी। वेलोसिटी की बात करें तो सेंटीमीटर पर सेकंड में है, सेंटीमीटर पर सेकंड से ये चला जाएगा मीटर पर सेकंड में। इसको हमने बदल दिया मीटर प्रति सेकंड में, मीटर प्रति सेकंड में ये आ जाएगा। बस इसको हल कर लो, ये आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2,
इसको रीड करो, देखो क्या क्या दे रखा है और हमें ज्ञात क्या करना है, कौन सा फॉर्मूला हम लगा सकते हैं। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 इंटू 10 की घात -31 केजी। इसका वेलोसिटी प्रकाश के वेग का 1/10 है। तो आपको लैम्बडा ज्ञात करनी, लैम्बडा कितनी होगी, तरंग दैर्ध्य ज्ञात करनी बेटा। यहाँ पे वेलोसिटी हमको दे रखा है प्रकाश के वेग का 1/10। गतिशील इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी जो है वो प्रकाश के वेग का 1/10 है बेटा। ठीक है, तो यहां से वेलोसिटी ये आ गई 3 × 10⁻⁷ ये आ गए। तो हमको यहाँ से लैम्बडा ज्ञात करना है। चलो लैम्बडा बराबर कौन सा फॉर्मूला लगेगा, लैम्बडा बराबर H/mv। कौन सा कॉन्सेप्ट है, डी ब्रोगली। क्या कॉन्सेप्ट लग रहा है यहाँ पे, डी ब्रोगली का, डी ब्रोगली के द्वैत सिद्धांत का कॉन्सेप्ट लग रहा है। चलो H का मान 6.62 इंटू 10 की घात -34 डिवाइडेड बाय द्रव्यमान कितना है, द्रव्यमान 9.1 इंटू 10 की घात -31 इंटू वेलोसिटी कितना है 3 इंटू 10 की घात 7 मीटर प्रति सेकंड। यहां से आ जाएगा आपका लैम्बडा, किसमें, मीटर में आएगा बेटा। इसको आप एक स्टेप तो आप कैलकुलेट कर ही सकते हो, बस इसे एक स्टेप को आप कैलकुलेट कर लेना, इससे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। इसको देखो बेटा, 25 ग्राम भार की एक गेंद 6.6 इंटू 10⁴ सेंटीमीटर पर सेकंड के वेग से गति कर रही है। सब इससे संबंधित तरंग दैर्ध्य लैम्बडा ज्ञात करना। लैम्बडा बराबर H/mv, बहुत सिंपल। लैम्बडा बराबर H/mv। H कितना है 6.62 इंटू 10 की घात -34। द्रव्यमान कितना है 25 ग्राम। 25 ग्राम को केजी में बदलो। मैंने आपको बोला है कि हमेशा यहाँ पे द्रव्यमान किस में आएगा, SI यूनिट में। SI यूनिट, ये सब SI यूनिट में आएंगे बेटा। केजी में आ गया, इंटू किलोग्राम में कितना होगा 25 इंटू 10 की घात -3 केजी। वेलोसिटी कितना है 6.6 इंटू 10 की घात 4 सेंटीमीटर। इसको मीटर में बदलना पड़ेगा। मीटर में बदलने के लिए 10 की घात -2 ये आ जाएगा। बस यहां से आप लैम्बडा ज्ञात कर दो, आंसर मीटर में आ जाएगा। इसको तो सॉल्व कर ही सकते हो। 6.6 से ये 6.6 कट जाएगा, बस कैलकुलेट कर लो। चलिए क्वेश्चन 3 के बाद क्वेश्चन 4। यदि एक गतिशील कण की स्थिति में अनिश्चितता डेल्टा x आपको दे रखा है, आपको डेल्टा p ज्ञात करना है। कौन सा फॉर्मूला लगेगा बेटा, स्थिति में अनिश्चितता दे रखा है, डेल्टा p ज्ञात करना। फॉर्मूला आपका लगेगा हाइजेनबर्ग का। हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत का फॉर्मूला लगेगा। क्या है ये, डेल्टा x इंटू डेल्टा p H/4π के बराबर। चलो ध्यान रखना, जब भी प्रश्न को हल करेंगे तो यहाँ पे हमेशा बराबर का चिन्ह लेना है। प्रश्न को हल करने के दौरान यहाँ पे बराबर लेना है। डेल्टा x बराबर क्या है, डेल्टा x बराबर ये क्या है 0 इंटू डेल्टा p H/4π। तो डेल्टा p बराबर कितना आएगा H/4π इंटू 0। 0 को नीचे रखेंगे, मतलब कि ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा अनंत। तो डेल्टा p बराबर क्या आ जाएगा, अनंत। डेल्टा p का आंसर आएगा अनंत, अनंत आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें। क्वेश्चन 5 में 2 पार्ट दे रखे हैं, ए और बी। चलो, संवेग में अनिश्चितता डेल्टा p ये दे रखा है। डेल्टा p यहाँ पे दे रखा है इतना, और डेल्टा p यहाँ दे रखा है 0। तो कण की स्थिति में अनिश्चितता डेल्टा x ज्ञात करें। चलो हल करेंगे ए वाले को। तो डेल्टा x इंटू डेल्टा p बराबर H/4π। डेल्टा x हमको ज्ञात करना है,
इंटू डेल्टा बी कितना है 10 की पावर -3 है। चलो अब क्या लिखा है ग्राम सेंटीमीटर सेकंड इनवर्स। चलो ये 10 की घात -3 ग्राम है, ठीक है, 10 की घात -3 ग्राम है। एक काम आप यहाँ पे ये भी कर सकते हो, एक काम हम यहाँ पे कर सकते हैं 6.62 इंटू 10 की घात -34 जूल इंटू सेकंड दे रखा है। आप ये एसआई में दे रखा है ना बेटा, अगर ये एसआई में दे रखा है आप चाहो तो आप इसको सीजीएस में बदल सकते हो, ऐसा भी कर सकते हो। अगर ये सीजी देखो ये सीजीएस में दे रखा है, ये सीजीएस में दे रखा है, अगर ये सीजीएस में तो आप इसको सीजीएस में बदल सकते हो, ये अर्ग इंटू सेकंड हो जाएगा इस तरह से, ये आ जाएगा। तो h का मान ये आ गया, तो h का मान क्या आ जाएगा देखो, ये तो सीजीएस में रखा है, h का मान 6.62 इंटू 10 की घात -27 अर्ग इंटू सेकंड 4 इंटू 3.14। चलो यहां से डेल्टा x आप इजीली ज्ञात कर सकते हो, 6.62 इंटू 10 की घात -27 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 3.14 तो 10 की घात -3 को नीचे ले जाओ। अब ध्यान रखना इस पूरे को सॉल्व करने पर जो आंसर आएगा वो सीजीएस में आएगा, क्योंकि आपने ये भी सीजीएस में रखा है, ये भी सीजीएस में, तो ये आंसर यहाँ पे आएगा वो सीजीएस में आएगा सेंटीमीटर में, तो ये आंसर आ जाएगा 1। चलो बी वाला सॉल्व करते हैं। अगर स्थिति में अनिश्चित संवेग में अनिश्चितता 0 है तो डेल्टा एक्स h/4 यदि ये 0 है तो डेल्टा एक्स बराबर क्या आएगा h/4 इंटू 0। किसी संख्या में 0 का भाग लगाएंगे तो क्या आ जाएगा अनंत, तो आंसर आ जाएगा ये अनंत, ठीक है। इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। देखो एक कण की स्थिति व वेग में अनिश्चितता, डेल्टा एक्स दे रखा है, ये डेल्टा वी दे रखा है, तो हमें क्या ज्ञात करना है m ज्ञात करना, द्रव्यमान ज्ञात करना है। चलो कैसे करेंगे, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी बराबर h/4 ये लिखते हैं, और डेल्टा पी की जगह हम लिख सकते हैं m डेल्टा वी। संवेग में अनिश्चितता को हम ऐसा लिख सकते हैं द्रव्यमान इंटू वेलोसिटी। संवेग क्या होता है, संवेग होता है द्रव्यमान इंटू वेलोसिटी में अनिश्चितता। डेल्टा एक्स बराबर h/4। चलो डेल्टा एक्स का मान कितना है 10 की घात -10 मीटर इंटू द्रव्यमान ज्ञात करना इंटू वेलोसिटी कितना है 5.27 इंटू 10 की घात -24 डेल्टा वी ये आ गया बराबर h प्लांक कांस्टेंट कितना है 6.62 इंटू 10 की घात -34 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 3.14 ये आ जाएगा। यहां से मैं द्रव्यमान निकाल सकता हूँ, द्रव्यमान बराबर 6.62 इंटू 10 की घात -34 डिवाइडेड बाय 3.14 इंटू 4 इंटू 10 की घात -10 इंटू 5.27 इसको नीचे इंटू 10 की घात -24 ये आ जाएगा। यहां से हम द्रव्यमान निकाल सकते हैं, द्रव्यमान किस में आएगा एसआई यूनिट में। ये एसआई पद्धति में है, ये एसआई पद्धति में है, तो ये भी केजी एसआई पद्धति में है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 7 आ जाओ। क्वेश्चन 7 150 ग्राम द्रव्यमान वाली क्रिकेट की गेंद के वेग में अनिश्चितता डेल्टा वी ज्ञात करना है। बहुत बढ़िया। यदि इसकी स्थिति में अनिश्चितता 1 एंगस्ट्रॉम की कोटि में। चलो हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत क्या है, डेल्टा एक्स डेल्टा पी बराबर h/4 लिखते हैं हम। डेल्टा पी की जगह हम क्या लिखते हैं m इंटू डेल्टा वी डेल्टा एक्स h/4। चलो डेल्टा एक्स स्थिति में अनिश्चितता की कोटि, डेल्टा एक्स कितना दे रखा है 1 एंगस्ट्रॉम
1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10 की घात -10 मीटर। यहाँ पे मैं लिखूंगा 10 की घात -10 मीटर इंटू द्रव्यमान कितना है 150 ग्राम। ग्राम को SI पद्धति में बदलना है, 150 इंटू 10 की घात -3 kg। ध्यान रखना ये ग्राम में, हमको केजी में बदलना है, 10 की घात -3 kg हो जाएगा। समझ में आया? चलिए, डेल्टा V हमको ज्ञात करना है, डेल्टा V हमको ज्ञात करना है। H अपन 4 पाई, H मतलब कि 6.62 इंटू 10 की घात -34, 4 इंटू 3.14। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, जब इस पूरे को सॉल्व करोगे ना बेटा, तो ये कितना आएगा पता है? 0.527 इंटू 10 की घात -34 डेल्टा V इंटू, अच्छा इसको हम नीचे ले लेते हैं। चलो, इस पूरे को सॉल्व करोगे ये आएगा, इसको नीचे ले लो, 150 इंटू 10 की घात -3, 10 की घात -10 को भी नीचे ले लो। ये आ गया आपका डेल्टा V का आंसर, ये आ जाएगा मीटर प्रति सेकंड। सारी इकाइयां SI में है तो मीटर प्रति सेकंड। समझ में आया? तो भैया सब कुछ दे रखा है फॉर्मूले में, जो जो पूछा वो सब कुछ दे रखा है, केवल वेलोसिटी ज्ञात करना। ये अननोन है, ये दिया गया है प्रश्न में, ये दिया गया प्रश्न में, ये हमको पता ही है, सॉल्व करो आंसर पाओ। ठीक है, चलो अब आते हैं कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे। चलो मैं आपके लिए कुछ और क्वेश्चन लाया हूं। डी ब्रोगली की तरंग दैर्ध्य आरोपित विभव से संबंधित है। चलिए, मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखवाया है, चलो मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखवाया है। चलो, लैम्बडा बराबर h/√2m⁴v। मैंने आपको बताया कि जब भी कोई आवेशित कण v विभवांतर से त्वरित हो तो हम तरंग दैर्ध्य ऐसे ज्ञात करते हैं। डी ब्रोगली की तरंग दैर्ध्य आरोपित विभव v से कैसे संबंधित है? इनमें से तो एक भी ऑप्शन हमको दिखाई नहीं दे रखा, क्योंकि हमने ये पढ़ रखा है तरंग दैर्ध्य आरोपित विभव के साथ ऐसे संबंधित है। चलो यहां से हम क्या लिखेंगे? यदि मान लो मुझे इलेक्ट्रॉन के लिए बोला जाए, इलेक्ट्रॉन के लिए हम क्या लिखते हैं बेटा? इलेक्ट्रॉन के लिए हम m का मान लिखते हैं 9.1 -31 kg। इलेक्ट्रॉन के लिए Q क्या लिखते हैं बेटा? Q लिखते हैं हम 1.6 इंटू 10 की घात -19 कूलम लिखते हैं। चलो H क्या लिखते हैं? 6.62 इंटू 10 की घात -34 जूल इंटू सेकंड, ये लिखते हैं। चलो ये सारे मान हम यहां रखते हैं। देखो, लैम्बडा बराबर H का मान कितना है? 6.62 इंटू 10 की घात -34 डिवाइडेड बाय √2 इंटू द्रव्यमान कितना है? 9.1 इंटू 10 की घात -31 kg इंटू आवेश कितना इलेक्ट्रॉन का? 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम इंटू विभव को हम लिखते हैं कैपिटल V। इस पूरे को बेटा जब हम सॉल्व करते हैं तो इस पूरे को सॉल्व करने पे आंसर आता है 150 बटा √V एंगस्ट्रॉम। ये आंसर आता है बेटा। क्या आंसर आता है? ये आंसर आता है इस पूरे को सॉल्व करने पर। इसको मैं थोड़ा और सॉल्व करूंगा तो ये आ जाएगा 12.24 बटा √V एंगस्ट्रॉम। ये आंसर बनता है बेटा, यही यहां पर लिखा हो 12.24 √V, ये आ जाएगा। लैम्बडा बराबर 12.24 मतलब कि 12.3 लगभग √V एंगस्ट्रॉम। तो ये बेटा आंसर आ जाएगा। तो इस पूरे को सॉल्व करोगे तो आंसर आपका ये आ जाएगा। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, सुनना। यदि आपको किसी भी पदार्थ के लिए, उसकी गतिशील पदार्थ के लिए उसके तरंग दैर्ध्य और विभव के बीच में संबंध निकालना है तो संबंध ये होता है। बात करूं इलेक्ट्रॉन की, तो इलेक्ट्रॉन के लिए द्रव्यमान ये, इलेक्ट्रॉन का आवेश ये, इलेक्ट्रॉन के लिए मतलब कि इलेक्ट्रॉन क्या मतलब प्लांक स्थिरांक ये, इन सबको अगर मैं यहां रखूंगा तो ये फॉर्मूला ही बनेगा। मतलब कि ये जो फॉर्मूला है
ये इलेक्ट्रॉन के लिए, किसके लिए बेटा? इलेक्ट्रॉन के लिए। मतलब कि यहाँ पे हम एक काम और कर सकते हैं, यहाँ पे हम एक फॉर्मूला और यूज कर सकते हैं। वो एक फॉर्मूला और क्या है बेटा? चलिए, इसका मतलब यहाँ पे हम सर एक फॉर्मूला और यूज कर सकते हैं। एक फॉर्मूला है 12.24 बटा √v एंगस्ट्रॉम। ये फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं, लैम्बडा बराबर। ये किसके लिए आएगा? लेकिन ये केवल और केवल इलेक्ट्रॉन के लिए, ये केवल और केवल इलेक्ट्रॉन के लिए। मतलब कि यहां से ये फॉर्मूला भी इस्तेमाल कर सकते हो, ये फॉर्मूला भी। अगर सीधा संवेग दे रखा है तो ये फॉर्मूला उठाओ। अगर आपको केवल संवेग दे रखा है, संवेग से तरंग दैर्ध्य निकालनी, तो ये फॉर्मूला। अगर आपको वेलोसिटी, अच्छा ये v है, देखो v है, v mv। अगर आपको वेलोसिटी से तरंग दैर्ध्य निकालनी तो ये फॉर्मूला। अगर आपको काइनेटिक एनर्जी से तरंग दैर्ध्य निकालनी तो ये फॉर्मूला। अगर आपको वोल्टेज विभव से, आवेशित कण के विभव से आपको तरंग दैर्ध्य निकालनी तो ये फॉर्मूला। और अगर आपको इलेक्ट्रॉन के लिए दिए गए विभव से तरंग दैर्ध्य निकालनी है तो ये फॉर्मूला, इसको सीधा उपयोग में ले सकते हैं। चलिए, क्वेश्चन से क्वेश्चन, आज तो मैं आपको क्वेश्चन से क्वेश्चन करवा रहा हूं। मैंने सोच करके आया था बढ़िया प्रैक्टिस करवानी है। बेटा आपने देखा होगा हमारी स्पीड कितनी भी तेज हो, लेकिन मैंने आपको हर टॉपिक के बाद, अगर आपने नोटिस किया हो तो मैंने हर लेक्चर में हर टॉपिक के बाद, बोर मॉडल की बात करें उसमें क्वेश्चन करवाए, मैंने आपको हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बात करें उसमें क्वेश्चन करवाए, मैंने आपको आज डी ब्रोगली और हाइजेनबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत पे भर भर के क्वेश्चन कराए, मैंने उससे पहले रदरफोर्ड के मॉडल पर भी मैंने बहुत सारे क्वेश्चन करवाए। बेटा क्वेश्चन में कोई कमी नहीं रहेगी, आप बिल्कुल टेंशन ना लें। निम्न में से असत्य कथन का चयन करें, कौन सा गलत है इनमें से? चलो, डेल्टा पी और डेल्टा एक्स का गुणनफल, ये तो सही है, बिल्कुल सही है। डेल्टा पी और ये गलत है, ये गलत है भैया। हाँ, ये कैसे आएगा? देखो डेल्टा एक्स डेल्टा पी, ये सही है, सही है। चलो, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? डेल्टा एक्स, इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ m डेल्टा वी h/4 ऐसा भी लिख सकते हैं। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? इसको मैं डेल्टा एक्स डेल्टा वी, इस m को नीचे ले जाओ, ये हो जाएगा h/4πm। ये फॉर्मूला भी सही है, ये भी सही है। देखो ये वाला सही है, सही है। और ये वाला फॉर्मूला, अरे भैया ये भी सही है। डेल्टा ई डॉट डेल्टा पी डेल्टा टी, डेल्टा ई डॉट डेल्टा टी, डेल्टा ई डॉट डेल्टा टी h/4, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है बेटा। तो ये सही, ये सही, ये सही, ये गलत, आंसर आ जाएगा ये असत्य है बेटा। इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा को 4 गुना बढ़ा दे तो डी ब्रोगली तरंग से संबंधित तरंग दैर्ध्य, चलो गतिज ऊर्जा और तरंग दैर्ध्य में क्या संबंध है बेटा? गतिज ऊर्जा और तरंग दैर्ध्य में क्या संबंध है? गतिज ऊर्जा और तरंग दैर्ध्य में ये संबंध है, संबंध है ना। लैम्बडा किसके व्युत्क्रमानुपाती? लैम्बडा हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी व्युत्क्रमानुपाती। यदि काइनेटिक एनर्जी 4 गुना कर दे, अगर इसको आप 4 गुना कर दो, ये आपका हो जाए 4 टाइम, 4 काइनेटिक एनर्जी हो जाए, तो आप क्या लिखोगे? ये कितना हो जाएगा? देखो 4 का अंडर रूट कितना हो जाएगा? 4 का अंडर रूट हो जाएगा 2, मतलब कि लैम्बडा कितना हो जाएगा? आधा हो जाएगा, तो ये आधा गुना, लैम्बडा कितना हो जाएगा? आधा गुना। अगर इसको आप 4 गुना करोगे तो अंडर रूट 4 कितना होता है? 1 2, तो लैम्बडा आधा गुना हो जाएगा बेटा, ठीक है। डी ब्रोगली तरंग का वेग दिया था, चौथा 4th क्वेश्चन, डी ब्रोगली तरंग का वेग दिया जाता है। चलो, लैम्बडा बराबर होता है h/mv। डी ब्रोगली तरंग का वेलोसिटी किससे देंगे? h/m लैम्बडा। डी ब्रोगली तरंग का वेलोसिटी दिया जाता है h/लैम्बडा से। अब देखते हैं क्या ये आंसर दे रखा है h/लैम्बडा। कहीं पर भी h/लैम्बडा, ये h/लैम्बडा नहीं, ये h/लैम्बडा नहीं, ये नहीं, ये नहीं, कुछ और दे रखा है। चलो कोई बात नहीं, लैम्बडा की जगह हम क्या लिख सकते हैं?
लेमड़ा की जगह हम लिख सकते हैं सी बटा न्यू। अरे भाई लेमड़ा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, लेमड़ा की जगह सी बटा न्यू, प्रकाश का वेग बटा आवृत्ति। चलो लेमड़ा की जगह सी बटा न्यू, सी बटा न्यू, ठीक है ठीक है। लेमड़ा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, सी बटा न्यू। तो वेलोसिटी बराबर क्या हो जाएगा, एच न्यू बटा एम सी, एच न्यू बटा एम सी। ध्यान रखना बता बेटा, लेमड़ा बराबर क्या होता है, एच अपॉन एम बी। वेलोसिटी को ऊपर ले लो, लेमड़ा को नीचे ले लो, तो वेलोसिटी ऊपर लेमड़ा नीचे। वेलोसिटी बराबर एच अपॉन एम लेमड़ा। लेमड़ा बराबर क्या होता है, सी बटा न्यू, सी बटा न्यू। देख लो ये कहां आंसर दे रखा है, ये दे रखा। बस इस तरीके से आपको ये करना है। तो बेटा आज हमने एक बहुत ही शानदार, मतलब दो बहुत ही शानदार टॉपिक कवर किए हैं। एक हमने डी ब्रोगली का सिद्धांत, ये कवर किया, और दूसरा हमने कवर किया बेटा हाइजेनबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत। ठीक है, मैं दोनों के फॉर्मूलाज आपको थोड़े से रिवाइज करा दूं। बात करें डी ब्रोगली की तो यहां, और हाइजेनबर्ग की तो वो यहां। दोनों के फॉर्मूलाज बहुत महत्वपूर्ण है बेटा, ध्यान रखना। चलो डी ब्रोगली का फॉर्मूला लेमड़ा बराबर एच अपॉन पी संवेग, पहला फॉर्मूला। लेमड़ा बराबर एच अपॉन संवेग की जगह आ जाएगा एम इंटू वी, दूसरा फॉर्मूला। ध्यान रहे यहाँ पे v का मतलब वेग है। चलो लेमड़ा बराबर एच अपॉन अंडर रूट 2m काइनेटिक एनर्जी, तीसरा फॉर्मूला। लेमड़ा बराबर एच अपॉन अंडर रूट 2m क्यू वी। ध्यान रखना यहाँ पे v का मतलब है विभव, ये वेलोसिटी नहीं है, विभव है। ध्यान रखना यहाँ पे v मतलब विभव है, वेलोसिटी नहीं। चौथा और एक फॉर्मूला इलेक्ट्रॉन के लिए जो तरंग दैर्ध्य है वो है 12.3 या 12.24 अंडर रूट विभव। टोटल 5 फॉर्मूला है बेटा, ये आपको ध्यान रखना। इसमें डी ब्रोगली समाप्त, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। हाइजेनबर्ग की बात करें तो हाइजेनबर्ग में पहला फॉर्मूला है डेल्टा एक्स एच अपॉन 4 पाई, पहला फॉर्मूला। चलो दूसरा फॉर्मूला क्या, डेल्टा एक्स इंटू, इसके जगह मैं लिख सकता हूं एम डेल्टा वी एच अपॉन 4 पाई, ये दूसरा फॉर्मूला। तीसरा फॉर्मूला मैंने आपको बताया था डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी एच अपॉन 4 पाई, ये तीसरा फॉर्मूला। बस इन 3 फॉर्मूलों का ध्यान रख लो, इसमें हाइजेनबर्ग सिद्धांत आपका फिनिश हो जाएगा। चलिए अब आते हैं क्विज पर। क्विज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पर ये रहा। प्रकाश की प्रकृति होती है तरंग कणीय, कणीय नहीं कणीय, है ना, ये कणीय है बेटा, ध्यान रखना। चलिए दूसरा क्वेश्चन, हाइड्रोजन की उत्तेजित अवस्था है। कौन सी अवस्था हाइड्रोजन की उत्तेजित अवस्था है? चलिए पहले क्वेश्चन पे आते हैं, प्रकाश की प्रकृति क्या है? भाई तरंग भी और कणीय भी है, दोनों। हाइड्रोजन की उत्तेजित अवस्था, देखो बेटा मैंने आपको बताया था, इसको हम बोलते हैं मूल अवस्था। क्या बोलते हैं? मूल अवस्था। बाकी जितने भी अवस्था है ना, ये सब कौन सी अवस्था है? बाकी सारी अवस्थाएं बेटा है उत्तेजित अवस्था।
कौन सी हैं? उत्तेजित। ये सब क्या है बच्चों? उत्तेजित अवस्था, सारी उत्तेजित अवस्था। ठीक है, चलिए तो आज हमने क्या कंप्लीट किया? आज हमने दो महत्वपूर्ण सिद्धांत पढ़े, डी ब्रोगली का सिद्धांत और हाइजेनबर्ग का सिद्धांत। पैनल पे आपको होमवर्क मिल जाएगा। अगली क्लास में हम क्वांटम नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको मिस ना करें। इस पे भर भर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर। ठीक है, चलिए तो आज के लिए बच्चों इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में।